बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद दिलावर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल INS.Physics। मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला की रहमत और फजल से आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है RC एंड RL सीरीज़ सर्किट। इस टॉपिक को हम दो लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे RC सीरीज़ सर्किट को। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे RL सीरीज़ सर्किट को। इन दोनों लेक्चर्स के अंदर हम स्टडी क्या करेंगे? हम स्टडी ये करेंगे कि किस तरह से हम अपने अप्लाइड वोल्टेज की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने सर्किट की टोटल इम्पीडेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने सर्किट में फ़्लो होने वाले टोटल करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब हम अपने अल्टरनेटिंग सोर्स की फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से हमारे सर्किट में फ़्लो होने वाले करंट पर क्या इफ़ेक्ट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ RC सीरीज़ सर्किट? नाम से हमें पता चल रहा है कि सिर्फ दो ही चीज़ें होंगी हमारे सर्किट में, एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर, और दोनों किस कम्बिनेशन में होंगे? सीरीज़ कम्बिनेशन में। इसी तरह हम RC सीरीज़ सर्किट को डिफाइन करते हैं, सच सर्किट इन विच अ रेजिस्टर एंड अ कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस AC सोर्स कॉल्ड RC सीरीज़ सर्किट। ऐसा सर्किट जिसमें एक रेजिस्टर और कैपेसिटर को सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है अक्रॉस AC सोर्स, एक AC सोर्स के अक्रॉस, ऐसे सर्किट को हम नाम देते हैं RC सीरीज़ सर्किट। सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस R है और एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C है। इन दोनों को हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया। सीरीज़ में कनेक्ट करने के बाद इस कम्बिनेशन को एक AC सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया तो ये हमारे पास बन गया RC सीरीज़ सर्किट। अब हम जानते हैं कि सीरीज़ सर्किट की प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी ये भी है कि सीरीज़ सर्किट में जो करंट होता है वो सेम होता है, यानी कि जितना करंट रेजिस्टर में से फ़्लो करेगा उतना ही करंट कैपेसिटर में से भी फ़्लो करेगा। तो यही पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है, सिंस R यानी कि रेजिस्टर एंड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, देयरफॉर करंट थ्रू बोथ एलिमेंट्स इज सेम। क्योंकि R और C को सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है इसलिए इन दोनों एलिमेंट्स में से फ़्लो होने वाला जो करंट है वो सेम होगा। एंड पर हम देखेंगे कि हम इस करंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर हर एलिमेंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज होता है वो अलग अलग होता है। तो रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस है VR, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस है VC। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर इज VR और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये किसके बराबर होगा? V इज इक्वल टू IR। और हम ये भी जानते हैं कि रेजिस्टर के अक्रॉस अपीयर होने वाला वोल्टेज और रेजिस्टर में से फ़्लो होने वाला करंट ये दोनों इन फेज़ होते हैं, दोनों में फेज़ का डिफरेंस 0 होता है। इसलिए हमारे पास वोल्टेज का फेज़र वेक्टर और करंट का फेज़र वेक्टर ये दोनों पैरेलल हैं। बिल्कुल इसी तरह से कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वो वोल्टेज बराबर होंगे I इंटू X, क्योंकि कैपेसिटर की रेजिस्टेंस नहीं बल्कि रिएक्टेंस होती है और कैपेसिटर की रिएक्टेंस बराबर होती है 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई FC। और हमने पढ़ा था AC थ्रू अ कैपेसिटर के एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट के अंदर कैपेसिटर में से फ़्लो होने वाला करंट और कैपेसिटर के अक्रॉस अपीयर होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के फेज़ शिफ्ट पर होते हैं, जिसमें से करंट लीड करता है और वोल्टेज लैग करते हैं।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैपेसिटर के अक्रॉस अपीयर होने वाला वोल्टेज और कैपेसिटर में से फ़्लो होने वाला करंट, ये दोनों 90 डिग्री पर हैं, जिसमें से करंट लीड कर रहा है और वोल्टेज लैग कर रहे हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि किस तरह से हम अपने आरसी सीरीज सर्किट के अंदर अप्लाइड वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अप्लाइड वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर फेज़र मेथड को इस्तेमाल करेंगे। और क्योंकि हमारे सर्किट में दो एलिमेंट्स हैं, रेजिस्टर और कैपेसिटर, तो हम दोनों एलिमेंट्स की जो फेज़र डायग्राम है उसको कंबाइन करेंगे और वहाँ से हम अपने अप्लाइड वोल्टेज को कैलकुलेट करेंगे। अभी आपने देखा कि रेजिस्टर के अक्रॉस अपीयर होने वाला वोल्टेज और रेजिस्टर में से फ़्लो होने वाला करंट, ये दोनों इन फेज़ हैं, दोनों में फेज़ का डिफरेंस 0 है। यहाँ पर हमारे पास करंट जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस जा रहा है, यहाँ पर हमारे पास करंट जो है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस जा रहा है। हम जानते हैं कि सीरीज सर्किट के अंदर करंट तो सेम रहता है। तो अगर मैं इस कैपेसिटर की फेज़र डायग्राम को 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दूं, तो यही कैपेसिटर की फेज़र डायग्राम कुछ इस तरह से तब्दील हो जाएगी, लेकिन फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ेगा। अब करंट भी इधर जा रहा है अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और रेजिस्टर के केस में भी करंट जा रहा है अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो क्योंकि करंट तो सेम है, इसलिए हम करंट की फेज़र डायग्राम नहीं बल्कि वोल्टेज की फेज़र डायग्राम बनाएंगे। तो ये मेरे पास वोल्टेज है रेजिस्टर के अक्रॉस, ये मेरे पास वोल्टेज है कैपेसिटर के अक्रॉस। तो मैंने यहाँ पर इन दोनों वेक्टर्स को कंबाइन कर दिया। अब अगर मेरे पास ये वेक्टर नंबर 1 हो और ये मेरे पास वेक्टर नंबर 2 हो और हम इनको ऐड करना चाहें, तो हम इनको हेड टू टेल रूल से आसानी से ऐड कर सकते हैं। हेड टू टेल रूल हमें क्या कहता है कि आप सेकंड वेक्टर को उठाएं और उसको पहले वेक्टर के हेड पर लेकर आएं। तो मैंने सेकंड वेक्टर को उठाया और इस सेकंड वेक्टर की टेल को मैं पहले वेक्टर के हेड पर लेकर आया। अब वी आर यहाँ पर है और वी सी यहाँ पर है, इस वेक्टर को हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। अब रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए पहले वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर के हेड के साथ मिलाएंगे, तो ये मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा और इस रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ किसके बराबर होगी, हमारे अप्लाइड वोल्टेज की जो वैल्यू है उसके बराबर। तो अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल पर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, तो फिर मैं कह सकता हूं कि V किसके बराबर है, वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। तो ये मेरे पास वो इक्वेशन है जिस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए मैं अपने अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा। अगर मेरे पास रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज 3 वोल्ट है, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज 4 वोल्ट है, और हमसे पूछा जाता है कि बताएं हमने उस सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ कितने वोल्ट का एसी सोर्स लगाया हुआ है, तो फिर हम ये नहीं कहेंगे 4 + 3 = 7 नहीं। अगर डीसी सर्किट होता तो हम डायरेक्ट इनको ऐड कर देते, लेकिन हमारे पास एसी सर्किट है, तो वी आर की जगह पर मैं पुट करूँगा 3, वी सी की जगह पर पुट करूँगा 4 और इनका स्क्वायर लूँगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये आंसर आएगा 25। 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5। इसका मतलब होगा कि मैंने अपने आरसी सीरीज सर्किट के साथ 5 वोल्ट का एसी सोर्स अटैच किया हुआ है। और अगर हम ये एंगल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। tan थीटा लगाएंगे इसके ऊपर और वो बराबर होता है हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है जो कि वी सी के बराबर है, और ये वाली साइड जो है ये बेस है जो कि वी आर के बराबर है। तो इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। आइए अब हम देखते हैं कि एक आरसी सीरीज सर्किट की इम्पीडेंस को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो इम्पीडेंस को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हमने देखा तो ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर हमने देखा तो ये रिएक्टेंस है। तो मैंने क्या किया, ऐसे ही फेजर डायग्राम बनाई। दिस इज रेजिस्टेंस
एंड दिस इज़ रिएक्टेंस। अब अगेन हमने इनको हेड टू टेल रूल से ऐड किया, तो ऐड करने के बाद मेरे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर आया और ये मेरे पास किसको शो करवाएगा, हमारे सर्किट की टोटल इम्पीडेंस को। अगेन इस ट्रायंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो मेरे पास इम्पीडेंस बराबर आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, या आप एक्स सी को 1/2 पाई एफ सी भी लिख सकते हैं। एक और मेथड भी है जिसके ज़रिए हम जो इम्पीडेंस है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो मेथड मेरे पास क्या है, वोल्टेज की जो इक्वेशन है इसको इस्तेमाल करते हुए। हम जानते हैं कि वी आर बराबर है आई आर के, वी सी बराबर है आई एक्स सी के, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा। यहाँ से आई स्क्वायर हमने कॉमन लिया, आई स्क्वायर कॉमन लेने के बाद इसका स्क्वायर रूट लिया, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, करंट वोल्टेज के नीचे डिवाइड होगा, और वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, ये मेरे पास इम्पीडेंस आ गई, और इम्पीडेंस किसके बराबर आ गई, अगेन आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। तो चाहे आप इम्पीडेंस डायग्राम से इम्पीडेंस कैलकुलेट करें, या हमारे पास वोल्टेज की जो इक्वेशन है वहाँ से इम्पीडेंस कैलकुलेट करें, आंसर हमेशा सेम आएगा। इसी तरह से हम एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं वोल्टेज की इक्वेशन से, वी सी इज इक्वल टू आई एक्स सी, वी आर इज इक्वल टू आई आर, आई आई से कैंसिल, और एंगल मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स एक्स सी डिवाइडेड बाय आर, और एक्स सी कितना है 1/2 पाई एफ सी, तो एंगल मेरे पास ये हो जाएगा। अब याद रखिएगा कि एक आर सी सीरीज सर्किट के अंदर मेरे पास ना तो एंगल 0 डिग्री होगा, ना तो एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि जब एंगल मेरे पास हो जाएगा 0 तो इसका मतलब होगा करंट और वोल्टेज इन फेज हैं, दोनों में एंगल 0 है, और हम जानते हैं करंट और वोल्टेज इन फेज सिर्फ और सिर्फ एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट में होते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल इसी तरह से एंगल 90 डिग्री भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि जब एंगल 90 डिग्री होगा तो इसका मतलब होगा करंट और वोल्टेज इन दोनों में एंगल 90 डिग्री है, और ये किस में होता है, एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट में। तो अगर मेरे पास एंगल 90 डिग्री होगा मतलब प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, रेजिस्टर तो है ही नहीं, और जब एंगल 0 होगा मतलब प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, कैपेसिटर तो है ही नहीं, तो फिर ये मेरे पास आरसी सर्किट नहीं बन पाएगा। इसलिए एंगल जो होगा उसकी वैल्यू ना ही कभी 0 डिग्री होगी, ना ही कभी 90 डिग्री होगी। अब अगर हम अपने सर्किट के अंदर फ्लो होने वाला टोटल करंट निकालना चाहते हैं तो वो करंट किसके बराबर होगा, ओम्स लॉ लगाएंगे और वो करंट बराबर होगा V डिवाइडेड बाय Z। ये V ये वोल्टेज हैं जो हमारे अप्लाइड वोल्टेज हैं, Z हमारे सर्किट की इम्पीडेंस होगी, और I हमारे सर्किट में फ्लो होने वाला करंट होगा। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि जब मैं अपने AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा तो बताएं सर्किट में फ्लो होने वाले करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या ये करंट कम होगा या ज़्यादा होगा। तो देखें, जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से हम जानते हैं कैपेसिटर की रिएक्टेंस बराबर है 1/2 पाई एफ सी। जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से कैपेसिटर की रिएक्टेंस कम होगी, और जब हमारे पास कैपेसिटर की रिएक्टेंस कम होगी तो मेरे सर्किट की इम्पीडेंस भी कम होगी, और जब हमारे सर्किट की इम्पीडेंस कम होगी तो हमारे सर्किट में फ्लो होने वाला करंट भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि एक आरसी सीरीज सर्किट के अंदर जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो सर्किट में करंट बढ़ता है, और जब हम फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे तो सर्किट में करंट भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आर एल सीरीज सर्किट को, और सेम इन्हीं पॉइंट्स को हम उस सर्किट के लिए भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।